हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, 15th चैप्टर है ज्योग्राफी का, क्लास 8th का, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स में लैंड, सॉइल और वाटर जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होना चाहिए, लर्निंग एनालिसिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स ऑन द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जिनका बंटवारा, जिन चीज़ों का बंटवारा अनइवन तरीके से हुआ है, मतलब अच्छे तरीके से जिन चीज़ों का बंटवारा नहीं हुआ है। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बता रखा है। उन चीज़ों के बारे में बता रखा है कि भाई ये जो बंटवारा हुआ है ना, ये सही नहीं है। किसी को तो बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, किसी को बहुत कम मिला हुआ है। और फ्यूचर के अगर कंपेयर किया जाए तो अभी की जनरेशन्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें का इसमें हम एनालिसिस करेंगे और जस्टिफाई करेंगे जुडिशियली यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एटसेट्रा टू मेंटेन डेवलपमेंट इन द ऑल एरिया। और सभी एरिया में डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए इनका ज़्यादा यूज़ करना सही है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर रिकॉल में क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग, एक दिन, वाइल वॉकिंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहे थे तो सना सीज मिस्टर दास वॉशिंग हिज कार विद ए वाटर पाइप। शी सीज दैट वाटर इज बीइंग वेस्टेड। शी गोज टू मिस्टर दास एंड रिक्वेस्ट हिम नॉट टू वेस्ट सो मच वाटर। सी टेल हिम, उसने उन्हें बताया, दैट वी शुड ऑल कंजर्व वाटर, हम सभी को पानी बचाना चाहिए। डू यू थिंक सना डिड द राइट थिंग? वाई, क्या आपको लगता है कि वो जो सना ने किया वो सही है? और अगर ऐसा है तो क्यों? तो देखिए, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी पहलू के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टू एग्जिस्ट आर लैंड, जो कि है एक तो लैंड, एक सॉइल और एक वाटर। ठीक है, जमीन, मिट्टी और पानी, ये 3 चीज़ें हैं। जमीन और मिट्टी एक जैसी लग रही होगी, लेकिन लैंड में अंदर तक की बात है चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अंदर पानी, ऊपर सारा। ठीक है, और मिट्टी हो गई जो हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम हो गया, उसके अंदर की जो चीज़ें वो। तो ये 3 चीज़ों के बारे में बता रखा है कि भाई लाइफ के लिए ये 3 चीज़ें तो आदमी को चाहिए ही चाहिए। ऑल द 3 रिसोर्स आर क्रिटिकल फॉर अस। क्रिटिकल मतलब नाजुक है, भाई तीनों ही चीज़ें हमारे लिए नाजुक हैं। हवा, पानी और ज़मीन, तीनों नाजुक हैं। देयरफॉर दीज मस्ट बी प्रॉपरली यूटिलाइज एंड कंजर्व, तो इनको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और कंजर्व, कंजर्व मतलब होता है किसी चीज़ को भविष्य के लिए क्या करना, बचा के रखना। क्या करना, किसी भी चीज़ को भविष्य के लिए बचा के रखने को ही कंजर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे कंजर्व का क्या मतलब हो गया कि भाई पानी, हवा और मिट्टी, इन तीनों को बचा के रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है लैंड। लैंड के बारे में पहले हम जान लें कि क्या क्या है हमारे पास। वी आर अवेयर अबाउट द 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। हम इतना जानते हैं कि भाई अर्थ है ना, जो पूरा गोला है, उसका लगभग 29%, 29% क्या है, मतलब मिट्टी है। द रेस्ट इज वाटर, और जो ये बाकी बच गया ये क्या है, वाटर। रेस्ट इज वाटर। वी ऑल्सो नो दैट लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हम जानते हैं कि और जमीन जितनी है वो सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है। इट इज जनरली प्रेजेंट इन द 3 फॉर्म्स। तो ये 3 फॉर्म्स में है। जमीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी कितनी फॉर्म्स है, 3 फॉर्म है। और 3 फॉर्म कौन कौन सी है, एक तो है पहाड़, एक है प्लेट्यू और एक है प्लेन। ठीक है, पहाड़ हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेट्यू माने पठार, और प्लेन हो गया मतलब मैदानी एरिया। तो 3 हिस्सों में पूरी जमीन को डिवाइड किया गया है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ दे लिव ऑन, और सभी ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ पे वो रहते हैं उसी के हिसाब से होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अब माउंटेन्स की देखो, माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन हो गए पहाड़। माउंटेन आर द हाईएस्ट रीजन ऑन अर्थ एंड आर वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। अब पहाड़ किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे जो सबसे ऊंची जगह जो होती है उसको हम पहाड़ बोलते हैं। देखो ये तो प्लेन हो गया, ठीक है, और ये ऐसे ये पठार हो जाएंगे, और ये हो गया पहाड़। पहाड़ यानी जो सबसे ऊंचे हो गए वो पहाड़। ठीक है, और ये काफ़ी तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। हाई माउंटेन्स हैव ग्लेशियर, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके ऊपर क्या है, ग्लेशियर है। फ्रॉम विच मैनी रिवर्स ओरिजिनेटेड एंड ब्रिंग एल्यूवियल सोइल,
जिनकी वजह से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। ग्लेशियर से जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से नदियाँ निकल के आती हैं, और उन नदियों में कौन सी मिट्टी निकलती है? एल्यूवियल सॉइल निकलती है टू फॉर्म फर्टाइल प्लेन्स, जो क्या करती है? प्लेन को फर्टाइल करती है। अब देखो ये पहाड़ है, ठीक है, मैं यहाँ कलर बदलता हूँ एक बार। अब ये देखो ये पहाड़ है, यहाँ से ये नदी बह के आ रही है, ठीक है, और ये प्लेन में जाके फैल जाएगी, ठीक है, प्लेन में जाके फैल जाएगी, प्लेन में जा, क्यों? फिर कोई रास्ता नहीं मिलता, तो पहाड़ में से आ रही है और ऐसे पठार में से आके फैल जा रही है। और ये अपने साथ क्या ला रही है? एल्यूवियल सॉइल, और सॉइल ला रही है, तो ये जो इलाका है ये क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहाड़ों से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें निकाल निकाल के ला रहे हैं, मतलब तो जो एल्यूवियल सॉइल बन रही है जिनसे, वो ज़मीन के लिए फर्टाइल हो जाएगी। फिर कोनीफेरियस ट्री, दैट ट्री इन द माउंटेन्स हैव गुड कमर्शियल वैल्यू। फिर इसके अंदर कोनीफेरियस ट्री होता है। कोनीफेरियस मतलब शंकुधारी, कोनी जैसे कोन इसके अंदर ऐड है, तो ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं जो कोन की शेप में होते हैं, ऐसे इस टाइप में, ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं पहाड़ों में, ठीक है, किसकी शेप में होते हैं? कोन की शेप में। ट्रीज दैट ग्रो इन द माउंटेन हैव गुड कमर्शियल वैल्यू, इनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। कमर्शियल मतलब बेचने के लिए, अगर पैसा कमाना चाहें तो इनसे अच्छा मिलता है। तो माउंटेन्स प्रोवाइड शेल्टर टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, और पहाड़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमें क्या? शेल्टर, घर रहने के लिए, टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों से बचने के लिए या जंगली जानवरों के लिए। दे आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट, और ये क्लाइमेट को भी इफेक्ट करते हैं। देखो क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं? जो हमारा भारत है, देखो भारत इस शेप में है लगभग, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये जो डार्क में करके दिखा देता हूँ, मेरा ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 रेंज है हिमालय की, एक ऊपर, फिर एक नीचे, एक उससे नीचे। सबसे ऊपर वाली है ग्रेट हिमालय, जिसमें ग्लेशियर जमे हुए हैं। ठीक है, क्या जमे हुए हैं? ग्लेशियर जमे हुए हैं। फिर उसके बाद बीच में एक थोड़े कम जहाँ पे ठंड है, और फिर उससे बिल्कुल नीचे जहाँ पे बिल्कुल कम ठंड है, ठीक है। तो इस तरह से अब बादल आते हैं ना इधर से, तो ये क्या करता है? इधर ही रोक लेते हैं बादलों को, ठीक है। और जब इधर बादल आके रुक जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे ही बारिश हो जाती है, और यहाँ पे बारिश होने की वजह से ये नदियाँ जो हैं सारा साल चलती रहती हैं। कुछ ग्लेशियर पिघल जाते हैं कुछ बारिश की वजह से, और ये नदियाँ सारा साल क्या करती हैं? चलती रहती हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हुए, तो इन्हें इन्वायरमेंट को चेंज ही कर दिया। और अगर ये पहाड़ नहीं होते तो ये बादल इधर से आगे चले जाते और ये पूरा एरिया बंजर टाइप का हो जाता। द हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ द मानसून, तो मानसून के पाथ में क्या हो गया? हिमालय बैरियर हो गया। विंड एंड थस केज रेनफॉल, और हवाओं की वजह से क्या होती है? बारिश होती है। तो ये तो था माउंटेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फिर अब प्लेट्यूज। प्लेट्यूज के बारे में क्या बोल रहा है? प्लेट्यूज आर द एलिवेटेड प्लेन आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, ठीक है। ये एलिवेटेड लैंड, एलिवेटेड प्लेन होते हैं, मतलब पूरी तरीके से प्लेन भी नहीं होते और पूरी तरीके से पहाड़ भी नहीं होते, ठीक है, इसलिए इनको एलिवेटेड प्लेन्स बोलते हैं। और ये टेबल लैंड भी बोल सकते हैं। दैट कवर अबाउट 45% ऑफ द लैंड सरफेस। अब ज़मीन में जितनी भी है ना ज़मीन, उस जैसे मान लो ये टोटल ज़मीन है, तो टोटल ज़मीन में लगभग 45% क्या है? लैंड सरफेस है, ठीक है। 45 में आधा, लगभग आधी आ जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट प्लेट्यूज आर कंपोज्ड ऑफ ओल्ड, और ज़्यादातर जो प्लेट्यू है ना वो किस चीज़ से बनी हुई है? ओल्ड हार्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था पहले वाली क्लासों में, 6th क्लास के वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं जानते हो तो उसमें ध्यान से देख लेना। मेटामॉर्फिक रॉक 2 टाइप की होती हैं, एक तो ज़मीन के अंदर जो लावा होता है ना वो बाहर निकलता है, ठीक है, उनसे इग्नीशियस बनती है, और फिर इग्नीशियस से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, तो देख लीजिएगा आप। एंड आर देयर फॉर ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, जिसके अंदर मिनरल्स का स्टोर हाउस होता है, ठीक है। ओरे, मैग्नीशियम, कोल, बॉक्साइट, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं उसमें, ओरे में। सम ऑफ द सॉइल ऑन दिस प्लेट्यूज आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, इनमें से कुछ ज़मीन तो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। क्रॉप्स लाइक व्हीट, बेरली, सोयाबीन एंड कॉटन, जैसे ये फसलें बता दी। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डक्कन प्लेट्यू इज एक्सीलेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब जो ये बता रखा है, जो डक्कन प्लेट्यू है ना, वो किसके लिए? कपास के लिए या कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ब्लैक एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है ना। तो पठारों में इस तरीके से होता है। फिर प्लेन्स, प्लेन्स जो बिल्कुल ज़मीन हो गई सपाट, उनमें
अब ये क्या होते हैं, दीज आर द फर्टाइल फ्लैट एरिया ऑफ लो एल्टीट्यूड, सबसे नीची जगह होती है ज़मीन पे, मैंने बताई थी आपको, जैसे ये हो गया, ठीक है। फिर आप ऐसे 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 चलते चले जाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मान लो पहाड़ी रीजन, माउंटेन्स, ठीक है। और फिर ये वाला हो गया वो प्लेट्यू, और फिर ये यहाँ पे आने के बाद फिर ऐसे हो जाएगी बिल्कुल ज़मीन, फिर ये हो गया प्लेन, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई पानी वानी आ रहा है तो यहाँ पे आके तो रुक जाएगा ना, क्योंकि प्लेन हो गया, यहाँ पे तो फैल जाएगा हर जगह, ठीक है। तो इस प्लेन में फैल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द लार्ज प्लेन हैव बीन मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियल। अब एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, फैल जाती है। ब्रोड डाउन बाय द रिवर्स, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, द रिवर बेसिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी है इंडिया में, एंड द मिसिसिपी, और ये मिसिसिपी जो है ये यूएसए में है, ठीक है। तो 3 नदियाँ हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और ये मिसिसिपी, ठीक है, यूएसए में। आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स, ये प्लेन के अच्छे एग्जाम्पल हैं। प्लेन मतलब मैदानों के। तो प्लेन्स आर सुटेबल, प्लेन सुटेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज हैंस हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर जनरली वेल डेवलप्ड इन द प्लेन्स। अब देखो क्या होता है, प्लेन है, पठारी मैदान है, बहुत साफ सुथरा रहता है, ठीक है। तो सीधी गाड़ियां चल सकती हैं, कोई भी चीज़ें सीधी जा सकती है, रहने के लिए बहुत अच्छा है। तो ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो जाता है, तो आदमी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और ज़मीन अच्छी हो गई तो खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाती है। तो रहने के लिए सबसे बेस्ट एरिया ये हो गया, ठीक है। जो पठारी एरिया है ये सबसे बेस्ट हो गया। तो ये था प्लेन के बारे में, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये फिर पूछ रहा है क्वेश्चन है, प्लेटिट्यूड किस चीज़ों से बनते हैं और प्लेन फर्टाइल क्यों होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा सारा, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर अच्छे से दे सकते हो। ये कुछ रेंज हैं जो आपको याद करनी है। सम मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की कुछ मेजर माउंटेन रेंज, ठीक है। जैसे पहली दे रखी है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। दूसरी दे रखी है एंडीज इन साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलास, यूरोप में एल्पास, और हिमालय जो है वो अपने एशिया में है, ठीक है। अब सम मेजर प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कुछ मुख्य पठार। तो तिब्बत प्लेट्यू इन एशिया, तिब्बत। फिर एनाटोलियन प्लेट्यू इन एशिया, ये तुर्की या टर्की। फिर डक्कन प्लेट्यू इन एशिया, ये इंडिया में। फिर साइबेरियन प्लेट्यू इन रशिया। फिर ब्राज़ीलियन प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका। तो ये सारी जगहों के बारे में बता दिया, ठीक है। एटलास कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। और अफ्रीका में कौन सा प्लेट्यू है, डक्कन प्लेट्यू है, जो कि इंडिया में है। डक्कन प्लेट्यू इन एशिया, ठीक है। और एशिया में एक दूसरा भी है एनाटोलियन, जो कहाँ पे है, तुर्की में, ठीक है। और एक और है एशिया में, ये रहा तिब्बतन प्लेटिट्यूड, जो तिब्बत में। फिर है सब मेजर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के प्लेन मैदान। तो एक तो हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया, सबसे बेस्ट बताया जाता है। फिर चाइना का बता रखा है यांगतीज काइंगा प्लेन्स, ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर यूरोप में हो गया नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। फिर नॉर्थ अमेरिका में हो गया द प्रायरियज प्लेन। फिर इंदस प्लेन इन पाकिस्तान, जो सिंधु घाटी बनाती है ना, वो इंदस प्लेन। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करनी चाहिए। फिर लैंड यूज पैटर्न, अब ज़मीन का जो यूज़ करने का पैटर्न है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लो। द टर्म बोल रहा है, टर्म लैंड यूज, ज़मीन का जो यूज़ करते हैं वो टर्म रेफर क्या करती है, हाउ लैंड इज़ यूज, ज़मीन को कैसे यूज़ किया जाता है। लैंड इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़ लाइक एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। पास्चर, पास्चर होता है जानवरों को जो हम चरा के लाते हैं ना, अपने मवेशियों को, जैसे गाय भैंस हैं तो सुबह ले गए उनको, शाम तक चरा चुरू के वापस ले आए, या अपने आप भी जो चर रहे हैं तो चराई के लिए। फिर फॉरेस्ट, जंगलों के लिए। माइनिंग, ज़मीन में से कुछ निकालना है खानों में से, तो माइन होता है खान। हाउसिंग, घर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड बनाने के लिए, एटसेट्रा। तो इन सभी कामों के लिए ज़मीन का यूज़ किया जाता है। हाउ ए पीस ऑफ लैंड इज़ यूज डिपेंड ऑन वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, कैसे एक ज़मीन का टुकड़ा अलग अलग कामों में यूज़ किया जा सकता है। फिजिकल फैक्टर इंक्लूड सोइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स एटसेट्रा, ठीक है। अब जो फिजिकल फैक्टर होता है ना, उसमें क्या जाता है,
मिट्टी आ जाती है, क्लाइमेट मौसम आ जाता है, टोपोग्राफी आ जाती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं। फिर ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी। ह्यूमन के हिसाब से एक तो जनसंख्या को चाहिए रहने के लिए, एक टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करने के लिए भी जगह चाहिए होती है। तो दीज फैक्टर डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न एट प्लेस, और यही फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि किसको कहाँ पे रहना चाहिए। फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फैसिलिटेट एग्रीकल्चर। ठीक है, मान लो अगर अच्छा मौसम हो, उपजाऊ ज़मीन हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए बेस्ट हैं। द प्लेट्यू रीजन स्टोर मिनरल्स एंड हैंस माइनिंग एक्टिविटी टेक प्लेस देयर। और जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे क्या होते हैं, मिनरल स्टोर हो जाते हैं, इसलिए वो माइनिंग के लिए बेस्ट एक्टिविटी होती है वहाँ पे। फिर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 328.7 मिलियन हेक्टर्स। ऑफ दिस data is available for only 307.8 million hectares. Land use in India is varied. जमीन का जो यूज़ है इंडिया में वो अलग अलग है। According to the Statistical Yearbook India 2007, land use for 2013-14 is given in the table below. भाई 2000 देखो, ये बोल रहा है स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, ठीक है, एक सांख्यिकी होती है जो भारत इकट्ठा करता है आंकड़े, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है उसमें 2013-14 के आंकड़े हैं, ठीक है, 2013 और 14 के, ठीक है। एक बुक बनाई जाती है स्टैटिस्टिकल इंडिया के द्वारा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जिनका यूज़ किया जाता है बार बार, तो उन आंकड़ों के बारे में बता रखा है। तो नेट सोन एरिया जो खेतीबाड़ी के लिए यूज़ किया हुआ है या जहाँ पे फसलें बोई हुई हैं वो इतना है। फिर फॉरेस्ट जहाँ पे जंगल है वो इतना है। ये इंडिया का है खाली, 45% में तो फसलें बो रखी हैं और 23.34% जो है वो जंगल है। फिर ये जहाँ पे खेती बाड़ी कुछ नहीं होती 14.25 एरिया। फिर फैलो लैंड कितनी है 8.07 जो सहायक है ज़मीन। फिर अनप्रोडक्टिव लैंड जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता वो कितनी है 4.02। फिर स्क्रब एंड ग्रास, घास वास और झुंड वुंड जहाँ पे हैं वो कितनी है 3.33%। फिर प्लांटेशन जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए गए हैं या अलग से पेड़ लगवाए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा या आदमियों के द्वारा, वो है 1.04। तो ये आंकड़े हैं जो जंगल के बारे में सिर्फ, ठीक है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो स्टैटिस्टिक है उसमें से ये आंकड़े लिए गए हैं और इनका यूज़ किया गया है। फिर है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब लैंड को बचाना, कंजर्वेशन ऑफ लैंड में क्या आता है, ऑल्दो ह्यूमन नीड एंड डिमांड्स आर अनलिमिटेड। आदमियों की जो डिमांड है उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक आदमी को आज कार चाहिए, फिर 4 कारें चाहिए, फिर उसको जहाज चाहिए, फिर 10 जहाज चाहिए, फिर उसको बिजनेस चाहिए बड़ा बड़ा। तो मतलब एक आदमी की डिमांड कभी स्टॉप होती ही नहीं। आपने देखा होगा कि उसको आज कुछ चाहिए, कल कुछ चाहिए, तो अपने को भी चाहिए भाई, अपने को आज 10,000 की सैलरी है तो हमें 50,000 की चाहिए, 50,000 की सैलरी है तो 10 लाख की चाहिए। और हम काम कहाँ पे करेंगे, इन्हीं कंपनियों में करेंगे। और ये कंपनियां क्या करेंगी, शोषण करेंगी देश का, ठीक है, यानी मतलब इन चीज़ों का शोषण करेंगी। तो काम घूम फिर के वहीं पे आ जाता है, कैसे भी आप करके देखो, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड जो डिमांड है ना, इसकी वजह से नुकसान होता है। तो फिर हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। लैंड इज लिमिटेड, कि भाई ज़मीन तो फिक्स है, सबको तो मिल नहीं सकती। अब हर एक आदमी को भाई 100 खेत चाहिए तो नहीं मिल पाएंगे ना, तो फिर क्या होगी, ये लिमिटेड हो गई। तो लिमिटेड होगी तो क्या करना पड़ेगा, एज द क्वालिटी ऑफ लैंड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पीपल हैव स्टार्टेड एनक्रोचिंग अपॉन कॉमन लैंड फॉर कमर्शियल पर्पज। ठीक है, अब आदमी क्या कर देंगे, एनक्रोच करेंगे कॉमन लैंड फॉर कमर्शियल पर्पज के लिए, यानी रहने के लिए, हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, घर बनाने के लिए और बाकी की एक्टिविटीज़ के लिए। ड्यू टू सोसाइटल एंड कल्चरल चेंजेस, जैसे जैसे समाज में बदलाव होते हैं, देयर हैव बीन चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न एज वेल। ठीक है, अब देखो समाज में जैसे जैसे वो चीज़ें बदलती हैं ना, तो ज़मीन का प्रयोग भी वैसे ही बदल जाता है। जैसे मैं आपको इंडिया की बताऊं तो पहले आदमी सारा सारा दिन खेतों में काम करते थे, सुबह चले जाते थे, सुबह नहा धो के सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत के लिए चल देते थे, और दोपहर को आते थे, खाना वाना खा के वापस चले जाते थे। और अगर खेत ज़्यादा दूर है तो खेत में ही रहते थे और खेत में से शाम को आते थे। तो सारा दिन खेत में कुछ ना कुछ करते रहते थे। और अपने जब अंग्रेज आए थे ना 1947 में तो हम आज़ाद हो गए थे और 1600 में अंग्रेज आए थे। तो जो 16वीं शताब्दी थी ना, जब अंग्रेज आए थे, तब भारत के जो गांव थे वो सारे अपने ऊपर ही डिपेंड होते थे,
खुद के ऊपर डिपेंड होते थे। खुद के ऊपर डिपेंड होने का क्या मतलब हो गया, उनको बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदनी होती थी। शादी ब्याह में शौक के लिए खरीद के लाए तो एक अलग बात थी, लेकिन उन्हें बाजार से कोई खरीदना नहीं पड़ता था। कुछ चीज़ें थी जो खराब थी, जैसे जमींदारी प्रथा है वो खराब थी कि भाई काम किसान करता है और जमींदार बीच में से वैसे ही उससे पैसे ले जाता था, लगान ले जाता था। तो कुछ चीज़ें खराब चल रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी थी। तो ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो बोल रहे जब ये एक्सपेंशन होता था खेती बाड़ी का और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती थी इन लैंडस्लाइड पे, तो लैंड पॉपुलेशन, सॉइल इरोजन, डी सर्टिफिकेशन, डिक्रीजिंग फॉरेस्ट, कवर्ड लैंड डिग्रेडेशन हैव बिकम सीरियस इन्वायरमेंट कंसर्न्स। अब देखो ये सारी चीज़ों की समस्याएं आने वाली हैं। लैंड पॉपुलेशन, अब ज़मीन पे आदमियों की संख्या अगर बढ़ेगी तो ज़मीन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर सोइल इरोजन, ज़मीन क्या होगी, मतलब इरोज हो जाएगी। इरोज मतलब उपजाऊ शक्ति उसकी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि इसमें नुकसान होगा बहुत सारी चीज़ों का। सोइल में इरोजन होगा। इरोजन कैसे होगा भाई, देखो जब खेत में आप मान लो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फिर खेत में आप फर्टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और काफ़ी तरह की दवाइयाँ, और खेत में ज़्यादा फसल लेने के लिए फर्टाइल्स, तो इनसे ज़मीन क्या होती है, नुकसान होती है। फिर हवा वगैरह बहुत सारे कारण होते हैं जिससे सोइल इरोजन हो जाती है। डिसर्टिफिकेशन हो जाता है। फिर डिक्रीजिंग फॉरेस्ट, जंगल खत्म हो रहे हैं धड़ाधड़। फिर लैंड डिग्रेडेशन, तो ज़मीन की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। तो ये सारे सीरियस इन्वायरमेंट इशू आने वाले हैं। तो वेरियस मेथड, काफ़ी सारे तरीके, सच एज एफोरेस्ट्रेशन यानी जंगलों को कटने से बचाया जाए, रेगुलेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, जो लगातार दवाइयों का यूज़ है वो कम किया जाए, लैंड रिक्लेमेशन, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, और देखा जाए कि भाई ज़मीनों पे मतलब जहाँ पे चराई बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाए कि घास वगैरह ज़्यादा उगाई जाए, तो जो खाने वाले जीव जंतु हैं उनको भी दिक्कत ना हो और मतलब जो जंगल खाली भी ना हो। तो शुड बी प्रैक्टिसाइज टू चेक द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन एंड टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो मतलब इसके लिए जो भी हम कदम उठा सकते हैं हमें वो उठाने चाहिए। फिर सोइल, सोइल के बारे में आ गया भाई। सोइल में बोल रहा है सोइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूज वेदर्ड पार्टिकल ऑफ रॉक एंड मिनरल्स मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सोइल होता क्या है, ये बोल रहा है देखो जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों के टूट टूट के छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ है और यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र का पानी बार बार इसको हिट कर रहा है, तो हिट कर रहा है ना, तो इसके छोटे 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 क्या हो जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे पहाड़ के टूट टूट के, और वो छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और बड़े होने के बड़े का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मान लो ये छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो ये अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और अमाउंट वो रेत में बन जाएगा, और वो रेत क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर भी बोल सकते हो। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे होगा। तो द रिचनेस ऑफ सोइल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक, और फिर जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है ना वो डिपेंड करती है पेरेंट रॉक, मतलब वो किन पत्थरों से बना है, एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस, और उसके अंदर ह्यूमस कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब पानी की क्वांटिटी को सोखने की क्षमता कितनी है जमीन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जमीन कैसी होगी। अ मिक्सचर ऑफ डिकेइंग प्लांट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिज्म, एट टाइपिकल सोइल प्रोफाइल शोज द फॉलोइंग लेयर्स। जमीन की कुछ लेयर्स के बारे में इसने बता रखा है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ होरिजन, ए होरिजन और बी होरिजन, ये देखो नीचे दिखा रखा है ओ ए बी सी। ठीक है, जमीन के अंदर के हिस्से दिखा रखे हैं। हमारी फसल जो होती है वो ओ और ए ओरिजिन में ही हो जाती है, यहाँ तक खत्म हो जाती है। बी ओरिजिन बीच में रह जाता है, फिर सी में वापस से पत्थर आ जाते हैं, और आर फिर वापस से पत्थरों का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ओ ओरिजिन, दिस सरफेस लेयर कंटेन ह्यूमस, इट हैज प्लांट रूट्स एंड सोइल ऑर्गेनिज्म। फिर ए ओरिजिन, दिस इज आल्सो रिच इन ह्यूमस, dissolved minerals get washed down to this layer through a process called leaching। फिर B origin, little humus is found here। समझ गए, तो मतलब ऊपर वाले में क्या होता है, इस लेयर में ह्यूमस होती है, इट हैज ए प्लांट रूट एंड सोइल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जमीनें वगैरह में पेड़ पौधों की जड़ें पानी सोखती हैं। फिर दूसरे में होता है दिस इज आल्सो रिच इन ह्यूमस, दूसरा भी रिच होता है। और तीसरा जो होता है बी ओरिजिन, उसके अंदर भी हल्की ह्यूमस पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। फिर उसके आगे भी है सी ओरिजिन है, देयर इज ए जोन वेयर द प्रेजेंट रॉक इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से सी ओरिजिन में भी पत्थर टूटते जाते हैं। ठीक है,
फिर आर ओरिजिन, दिस लेयर इज पेरेंट रॉक्स, ये वो पेरेंट्स रॉक हैं जिनसे मट्टी बनी हुई है। वी से मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम देखते हैं कि संसार के हर हिस्से में अलग अलग तरह की क्या है, मिट्टियाँ हैं। और उनके मेन कारण क्या थे भाई, यही है कि वहाँ पे पेरेंट जो पहाड़ थे, मतलब जिन पहाड़ों से वो मिट्टियाँ बनी हैं, वो पहाड़ कैसे थे। एलुवियल सॉइल फाउंड इन द रिवर बेसिन आर द बेस्ट सॉइल एज द सिल्ट इन रिन्यूड एवरी ईयर थ्रू फ्लडिंग। और जो ये जो गंगा के मैदान है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हर साल यहाँ पे अच्छी बारिश होती है और बाढ़ की वजह से एक नई लेयर बन जाती है। ठीक है, फिर ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी सॉइल है उनके बारे में बताया गया। द इम्पोर्टेंट सॉइल्स टाइप आर एज फॉलो, एलुवियल सॉइल, खाडर, फिर लेटराइट सॉइल। एलुवियल सॉइल में बोल रहा है दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन एंड डेल्टास। नॉर्थन प्लेन्स कहाँ पे है? नॉर्थ में ही होगा, तो नॉर्थ के हिस्से बनाए जाएंगे भारत के। तो मान लो अगर भारत यहाँ पे है तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ का है। ठीक है, एंड टोल्ड एंड न्यू टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल्स रिस्पेक्टिवली फाउंड इन द गंगा प्लेन, खादर इज मोर फर्टाइल। और ये जमीन जो है जिसको खादर कहा जाता है, ये थोड़ी अच्छी फर्टाइल होती है। फिर लेटरेट सॉइल, द रेड रिसाइडियल सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन टेम्परेचर आर हाई एंड देयर आर ए वेट एंड ड्राई पीरियड्स, जहाँ पे मतलब गीला भी हो और सूखा मौसम भी हो और टेम्परेचर क्या हो, थोड़ा ज़्यादा हो। द हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द वेट पीरियड, और जब बारिश का टाइम हो तो अच्छी बारिश होनी चाहिए। लीची सिलिका बट लीव्स आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहाइंड, लेकिन पीछे आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी छोड़ दिया जाए। इट इज़ लेस फर्टाइल, फर्टाइल कम होगी एल्यूवियल सॉइल के कंपेयर में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द छोटा नागपुर प्लेटिट्यू, वेस्टर्न घाट या छोटा नाग प्लेटिट्यू में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल और रग्गर, रगड़ भी बोलते हैं अपने, रुगर भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटिट्यू। इट इज फॉर्म्ड ऑफ डार्क इग्निशियस रॉक एंड इन रिच इन आयरन कंटेंट। इट इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन, जो लाल या काली मिट्टी होती है ना, उसी में जिसमें मतलब कॉटन अच्छी बोई जाती है, उसके लिए ये। फिर ये रेड सॉइल है। रेड सॉइल में क्या बोल रहा है, दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग, ये वेदरिंग की वजह से बना है। वेदरिंग भी एक प्रोसेस है जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना तो वो देख सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस है जिसमें वही पत्थरों से मिट्टी कैसे बनती है। इज ओल्ड इग्निशियस रॉक इज पेनिनसुलर इंडिया। द रेड कलर इज ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट, इसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है इसलिए इसका रंग लाल दिखता है। देखो लाल क्यों हो जाता है, आपने लोहा देखा होगा, लोहे को जब जंग लगता है, रस्टिंग होती है तो लाल रंग का हो जाता है। तो द सॉइल इज मेनली फाउंड इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। ये देखो इंडिया का बहुत सारा एरिया दिखा रखा है, और ये जो ग्रीन कलर में ना, ये रहा, ये एलुवियल सॉइल का है। तो यानी ये देख लो, ये सारा एरिया क्या है, एलुवियल सॉइल का है। और फिर ये यहाँ पर भी है थोड़ा थोड़ा, ये क्या है, एलुवियल सॉइल है। अब एलुवियल सॉइल में देखो जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखा है, ये हरियाणा आ गया सारा, पंजाब आ गया, फिर ये नेपाल होगा, ठीक है, और ये और छोटे छोटे स्टेट्स हो गए। फिर ये उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या वो, अरुणाचल प्रदेश, और इधर ये गुजरात का हिस्सा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये राजस्थान का है। तो यहाँ पे पूरे में क्या है, एलुवियल सॉइल। फिर ब्लैक सॉइल, फिर ये जो है ना, ये वाला ब्लू कलर में, ये सारा क्या है, ब्लैक सॉइल। तो ये मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो कॉटन के लिए। महाराष्ट्र, गुजरात और ये एमपी ज़्यादातर एरिया में ब्लैक सॉइल है। फिर डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। कहाँ पे है, राजस्थान में, ये वाला एरिया राजस्थान का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है डेजर्ट सॉइल। फिर लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल ये है थोड़ी थोड़ी, ये इधर है, फिर थोड़ी सी इधर है, और फिर ये ग्रीनरी एरिया है पूरा, यहाँ पे लेटराइट है। फिर माउंटेन, पहाड़ी इलाका कौन सा है, तो देखो वैसे तो ये इधर इंडिया में तो ये दिख रहा है, लेकिन ये इधर भी बहुत सारा एरिया है जो पहाड़ी है, ठीक है ना, ये पहाड़ी इलाका है सारा। फिर रेड सॉइल, लाल मिट्टी, ये रही, ठीक है, और ये जो सारा बच गया बाकी, ये सारी लाल मिट्टी, ये सारी क्या है, लाल मिट्टी, ठीक है। तो ये सारे लाल मिट्टी है। अब सॉइल कंजर्वेशन,
सोइल कंजर्वेशन का क्या मतलब होगा कि भाई ज़मीन को बचाया कैसे जाए। तो देखो इसके लिए छोटी छोटी बेसिक सी ट्रिक हैं जिनसे ज़मीन को बचाया जा सकता है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वे बाई विच वी कैन कंजर्व सोइल्स। कुछ सार रास्ते हैं जिनसे हम ज़मीन को बचा सकते हैं। ग्रो मोर फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर बेल्ट टू स्टॉप लैंडस्लाइड एंड मड फ्लो। अब देखो जहाँ पर भी आप रहते हो वहीं पे आप क्या करो, पेड़ों को लगाना शुरू कर दो, जितने भी ज़्यादा लगा सकते हो। इससे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी और मिट्टी की जो सतह है ना वो फैलना बंद हो जाएगी और कीचड़ वगैरह कम फैलेंगे। तो होगा क्या, प्रैक्टिस ट्रेस्ड एंड काउंटर कंटोर फॉर्मिंग इन द माउंटेन्स एरिया टू अवॉइड सोइल बिहाइंड वॉश्ड अवे। पहाड़ी एरिया में ज़मीन फिसल के बह जाती है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, कॉन्टोर फार्मिंग करनी चाहिए। देखो ये दिखा रखा नीचे, ये जैसे ट्रैक फार्मिंग है, ये ट्रैक से बना दिए और कितनी अच्छे, मतलब ये देखो ट्रैक से बनाए हुए हैं और हर ट्रैक में अपना ही अलग से खेती कर रखा है किसी किसी चीज़ का। धान का खेती है शायद ये, ठीक है, ये किसकी, चावलों की खेती कर रखी है। तो ये सारे काम कर रखे हैं, तो ये ट्रैक फार्मिंग हो गई। फिर ट्रैक फार्मिंग इसी तरह से कॉन्टोर फार्मिंग होती है, ठीक है। फॉर अवॉइड करना है मेकिंग सोइल अनप्रोडक्टिव बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब दवाइयों का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का भी, और पेस्टिसाइड्स होता है, फर्टिलाइजर तो होता है खेतों में फसल बढ़ाने के लिए और पेस्टिसाइड्स होता है कीड़े वगैरह को मारने के लिए। ये दोनों ही चीज़ें खेत के लिए हार्मफुल है और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को खराब करती है। तो इन दोनों का यूज़ है जो अवॉइड करना चाहिए। लीव लैंड फॉलो टू रीजन फर्टाइल, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड टू प्रिजर्व द फर्टाइल ऑफ सॉइल्स। ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए कंस्ट्रक्ट स्मॉल चेक डैम्स टू स्टॉप रन ऑफ। और देखो छोटे छोटे लैंड बना देना चाहिए जिससे कि बारिश का पानी हो तो उसको रोका जा सकते, एकदम से वो फैलना बंद कर दे। तो एकदम से फैलना बंद करेगा तो क्या होगा, नुकसान कम होगा, ज़मीन का नुकसान कम होगा। स्टॉप डैमेज टू सोइल बाय ओवर ग्रेजिंग। अब भाई ज़्यादा जब घास को चर लिया जाता है तो फिर खेत क्या हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग को भी थोड़ा रोकना पड़ेगा। रोकने का मतलब क्या है कि वहाँ पे भाई कुछ इस तरह का प्रबंध किया जाए कि उन जानवरों के लिए खाना भी रहे और मतलब वहाँ पे जैसे खेतों में लगाने के लिए बीज आते हैं तो इसी तरह के बीजों को उन मैदानी इलाकों में बिखरा दिया जाए ताकि वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए अच्छी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। यूज साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू हायर फील्ड एंड सेम टाइम स्टॉप सोइल डिग्रेडेशन। और साइंटिफिक एग्रीकल्चर का यूज़ करना चाहिए जिससे क्या हो, खेती अच्छी हो। फिर बोल रहा है सैंडी डेजर्ट सोइल, ठीक है। दिस सोइल इज पोरस। देखो ये बता रखा है कि मिट्टी कैसी है, वो तो उसको मिट्टी को फिर बचाने के तरीके बता रखे कि भाई दवाइयों का यूज़ मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये बता रखा है कि जो मतलब डेजर्ट वाली सोइल है ना उसके बारे में बता रखा है। दिस सोइल इज पोरस, ये छेदीली मतलब मिट्टी होती है, जनरली लो इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, बट इट कैन बी कल्टिवेटेड इन एरिया वेयर इरीगेशन इज पॉसिबल। लेकिन जहाँ पे पानी की संभावना अच्छी हो वहाँ पे इसको कल्टिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सैंडी सोइल इज फाउंड मेनली इन राजस्थान, और सैंडी सोइल ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये देखो राजस्थान की जो मिट्टी है ना ये ज़्यादा पानी को सोख नहीं पाती। तुम कहोगे भैया ये तो गलत बोल रहे हो, देखो वो सोख नहीं पाती, उसके अंदर आप पानी डालो तो वो तुरंत नीचे चला जाता है, ठीक है। बस वो गीले गीले होते हैं और बाकी वो सेव नहीं कर पाती। पानी को सोखती है काली मिट्टी और वो फूल जाती है और उसके अंदर ही रखती है। वो पानी को रोक के रखना ही पानी को मतलब सेफ, मतलब वो मानते हैं पानी की कैपेसिटी ज़्यादा, मतलब ये मिट्टी पानी की सोखने की कैपेसिटी ज़्यादा है। फिर माउंटेन सॉइल्स, दिस इज जनरली ए थिन सॉइल्स एंड नॉट वेरी फर्टाइल, हाउएवर फिर भी इट इज़ सूटेबल फॉर सर्टेन वैरायटीज ऑफ राइस। राइस पैदा करने के लिए ये कई जगह अच्छी है। On the lower reach of the Himalayas, the cultivation is done by interacting terrain by slopes, the flat surface and the terrain retain the water as well as the precious soil। तो ये ज़मीन की मतलब बता रखा है भाई माउंटेन के अंदर किस तरह से आप खेती बाड़ी कर सकते हो और किस तरह की खेती की जाती है। तो फिर वाटर का पार्ट रह गया, वाटर का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो करो दोस्तों थोड़ी सी हिम्मत, और अगर आपको बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप पॉज करें, मुंह हाथ दो, मूड फ्रेश करके फिर आ जाएं और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओनली 2.7% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। जमीन के ऊपर देखो जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ कितना है, 2.7% वाटर ही पीने लायक है या अच्छा पानी। द रेस्ट इज सी वाटर, और बाकी बचा समुद्र का पानी। ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन द आइस कैप, और बहुत अच्छा पानी जो है वो लार्ज अमाउंट में समुद्रों में आइस के रूप में रखा हुआ है, जिसे हम माउंटेन ग्लेशियर भी कहते हैं।
ह्यूमन कंजप्शन ऑफ वाटर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड ए लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग मिसयूज। अब आदमी क्या करता है, पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज करता है और ऐसे ही बिखराता रहता है, ठीक है। और रिवर्स आर बीइंग पॉपुलेटेड, हमारी जो ज़मीनें हैं ना वो क्या हो रही हैं, मतलब नदियों के आसपास जो है वो गंदगी बहुत है, उसकी वजह से वो ज़मीनें जो हैं वो गंदी होती जा रही हैं, ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज दैट आर बीइंग डिस्चार्ज इनटू देम। अब देखो होता क्या है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाती है ना तो वो अपना वेस्ट कहाँ पे करें, तो वो क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, नदियां भाग के उसको कहीं दूर ले जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है जिसकी वजह से नदियां खराब होती जा रही हैं। तो उसको रोकने के लिए ड्यू टू दिस मरीन लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो मरीन लाइफ होता है पानी वाले जीवों का जीवन खराब होता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज हैव ग्रेजुअली चेंज द रेनफॉल पैटर्न्स एज रिजल्ट ऑफ विच मैनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग सर्व्स वाटर स्केर्सिटी, और इस वजह से वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में पानी की कमी होती जा रही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है, इसको आपको पढ़ के इसके आंसर देने, इस पैराग्राफ के समझना है। ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, ये आप समझो अपने आप क्या दिया हुआ है। फिर जो इंडिया में वाटर के रिजर्व्स हैं उनके बारे में बता रहा है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। अब जो बारिश है ना वो हर जगह एक जैसी नहीं होती इंडिया में। इट रेन ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, और ये कुछ ही महीने होती है। मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है इन द मानसून सीजन, मानसून के सीजन में। ड्यू टू दिस, ये जो अनइवन बारिश होती है इसकी वजह से द अवेलेबल ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रॉब्लम इन मैनी एरिया स्पेशली इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में पानी को पीने की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देयरफॉर मैनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री अंडर विच रिवर हैव बीन डैम्ड to provide water for agriculture, industrial, domestical purpose. This project also used for the generation of हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए जा रहे हैं कि ताकि आदमियों को पानी की भी समस्या ना हो और पानी वेस्ट भी ना हो, ठीक है, और अच्छे से पानी मिलता रहे। कंजर्व ऑफ वाटर रिसोर्स, अब जो पानी के रिसोर्स हैं उनको कंजर्व कैसे किया जाए, तो कुछ स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम पानी को बचा सकते हैं। सेव द एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम पोल्यूशन एंड फर्दर डिग्रेडेशन। तो एक तो उसको पोल्यूट ना करके पानी को बचाया सकता है। भाई जो एक तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो बचा हुआ है उसको क्या कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं। तो पोल्यूट नहीं करेंगे तो पानी अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंट्रोड्यूस रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू स्टोर वाटर, और जो बारिश का पानी है ना उसको स्टोर करने की कोशिश करो किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो जिसकी वजह से फ़ायदा होगा। एक राजस्थान का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे खेत थे, वो बंजर पड़े थे, और वहाँ के युवाओं ने कोई टेक्निक देखी और उन्होंने क्या किया, बारिश आने से पहले गाँव के आसपास इस तरह से पानी को स्टोर करने के लिए खेत से बना दिए पूरे गांव के आसपास, और सारे गांव के आदमी उसमें मिल करके हिस्सा ले रहे थे। तो इस तरह के स्टोर्स बना दिए। अब हुआ क्या, और इस तरह के स्टोर्स बना करके और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी काली मिट्टी डाल दी जो पानी को स्टोर करती है हर जगह, ठीक है, फैला दी ये ऐसे। अब हुआ क्या, जब बारिश आई तो पानी इनमें स्टोर हो गया, इन जगहों में, और इन जगहों में स्टोर हो गया, और यहाँ पे जो बाकी जो एरिया रह गया वहाँ पे उन्होंने कल्टीवेशन किया, खेती बाड़ी की, और यहाँ से पानी का यूज़ किया। ये छोटे छोटे जो टैंक बनाए थे पानी के, यहाँ से यूज़ किया, ठीक है। ऐसा 3-4 साल लगातार करने के बाद अब इस जगह में इतने पेड़ पौधे और इतनी हरियाली है कि आप वहाँ पे देखोगे तो नेचुरल आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, कि मतलब हर जगह पे आप थोड़ा सा दूर चले जाओ फिर वैसी मिट्टी, फिर पहले आओ वैसी मिट्टी, और ये बीच में है ना बिल्कुल हरा भरा एरिया बना दिया यहाँ पे राजस्थान में। तो मतलब इतना डिफरेंस, थोड़े से प्रयास से इतना डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को बचा सकते हैं। और अब अगर मान लो ये जंगल का या फॉरेस्ट का एरिया अगर राजस्थान में बढ़ता है धीरे धीरे तो यहाँ की मिट्टी में भी चेंज होने लग जाएगा, और होगा क्या भाई, टाइम के हिसाब से बाद में हर जगह पेड़ पौधे होने लग जाएंगे। यूज ड्रिप इरिगेशन वट एवर पॉसिबल। गुजरात में ज़्यादातर मैंने देखा है, गुजरात में कच्छ में मैं कई जगह देखा है कि ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे एक पेड़ है, ये रहा पेड़, और यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछा दी, और यहाँ पे पाइप में से एक एक बूंद करके इस पेड़ में जा रहा है। तो मतलब इस पेड़ को खाना मिलता रहेगा और पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस पेड़ की इतनी जगह है, सिर्फ यहाँ पे पानी रहेगा, समझ गए, और बाकी ज़मीन ये जो है ये भले कितनी पड़ी हो, इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे दी नहीं है। बारिश के टाइम पे मिल जाएगा ज़मीन को, लेकिन यहाँ पे पेड़ भी बो दिया और उसको पानी भी दे रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा क्या है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है और थोड़ा मेहनत का भी काम है इसमें, एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। फिर कंस्ट्रक्शन मोर डैम टू स्टोर वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पज एंड प्रोड्यूस चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। फिर बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए जाएं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और उसको डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए मतलब एक फिक्स अमाउंट में ही दिया जाए, एक्स्ट्रा पानी को वेस्ट नहीं किया जाए। तो ये पानी को बचाने के वो थे। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, तो भाई ये पढ़ लो। समरी अगर आपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ सकते हो। ग्लोसरी के वर्ड्स जरूर याद कर लें। और ये आ गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर। अगर ये आपको करने तो वीडियो पॉज करके आप इनको टिक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।